So, good morning to all of you. Good morning. Please confirm audio video clear है. Am I audible and visible clearly to all of you? Confirm करिए सभी लोग audio video clear है. Everyone please confirm, am I audible and visible clearly to all of you? Yes or no? Okay. तो लास्ट क्लास में दिस इज द क्रैश कोर्स ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग एज ऑल ऑफ यू नो. हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग का क्रैश कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं और इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सीबीआर टेस्ट एंड प्लेट लोड टेस्ट. कल की क्लास में जो डिस्कस किया था टॉपिक था सीबीआर टेस्ट और प्लेट लोड टेस्ट. ये डिस्कशन हम लोगों ने किया था हाईवे मटेरियल में. तो हाईवे मटेरियल में क्या क्या पढ़ा जल्दी से देख लेते हैं. तो इन हाईवे मटेरियल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक टेस्ट, प्रॉपर्टीज की आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रॉपर्टीज को एसेस करने के लिए जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे थे. वी वर यूजिंग सॉयल, हम सॉयल यूज कर रहे थे, हम एग्रीगेट्स यूज कर रहे थे, हम बिटुमिन यूज कर रहे थे, हम कंक्रीट यूज कर रहे थे. इन सारे मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को, अलग अलग प्रॉपर्टीज को एनालाइज करने के लिए वी हैव परफॉर्म डिफरेंट टेस्ट. यस, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इन डिटेल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सीबीआर टेस्ट, सॉइल की प्रॉपर्टीज को एसेस करने के लिए. और दूसरा टेस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट वाज द प्लेट लोड टेस्ट. और लास्ट में एक डिस्कशन मैंने किया, दैट वाज द मार्शल मिक्स डिजाइन. तो हाउ टू कंटेन द परसेंटेज ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट, कितना बाइंडर ऐड करना है, कितना बाइंडर मिक्स करना है, ये कैलकुलेट करने के लिए वी हैव परफॉर्म द मार्शल मिक्स डिजाइन. तो आई होप हाईवे मटेरियल का पूरा डिस्कशन क्लियर है आपको. यस और नो? तो एक बार सभी लोग कंफर्म करो द डिस्कशन टिल नाउ द हाईवे इंजीनियरिंग इज क्लियर टू, हाईवे मटेरियल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस और नो? Okay. So next part, now what we will discuss, we will discuss about the design of payment. सबसे important topic है. तो yes, you can expect 1 और 2 mark question. आप इस टॉपिक से 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो we will discuss about the design of payment. क्या क्या डिस्कस करना. Our discussion will be fully focused from the GATE point of view. तो GATE 2021 को ये क्रैश कोर्स टारगेट कर रहा है, जैसा आप सभी को पता है. तो we will try to cover the topics दैट आर रिलीवेंट फ्रॉम गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. उनको सबसे पहले डिटेल में डिस्कस करने वाले. चलो, तो सेल वी स्टार्ट अवर क्लास. डिस्कशन स्टार्ट किया जाए. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल. तो आई एम क्षितिज सचान. आई हैव completed my MTech in structures, qualified GATE more than 4 times with good rank. I have also qualified various state engineering services exam, AE exam, assistant engineer exam of different states. My teaching experience in the field of GATE and DSC is more than 5 years and I have 3 years research experience too. Subject जो मैं complete करा रहा हूँ, I am dealing with the transportation engineering, surveying, RCC. These are my subject that I am going to cover for GATE, ESC और जो भी आपके states के exam है, for various state engineering services exam, I will deal with the transportation, surveying and RCC. These are my subject. This is my referral code, that is KKS10. This code is going to be useful for those students who want to start their preparation with Unacademy. जो गेट एंड ESC की अपनी प्रिपरेशन को अनअकैडमी के साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, दे कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन. 2 types of subscription are available. One is Plus and second is Iconic. In Plus subscription, what you will get and how it is going to be useful. So just try to understand. Live, you will get live classes will be there. Crash courses will be there. Rank improvement batches will be there. Different batches are available. तो रेगुलर बैचेस में वी हैव बैचेस फॉर गेट, वी हैव बैचेस फॉर ESC, क्रैश कोर्स बैचेस विल बी देयर, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस विल बी देयर. तो ऑल दीज बैचेस आर अवेलेबल. तो इन वन सब्सक्रिप्शन यू विल एबल टू एक्सेस ऑल दोज बैचेस. तो नो नीड टू टेक सेपरेट सब्सक्रिप्शन फॉर सेपरेट बैच. वीकली टेस्ट विल बी देयर. डाउट सॉल्विंग, वेरी इंपॉर्टेंट, डाउट सॉल्विंग सेशंस विल बी देयर. तो एवरी 4th क्लास ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म विल बी रिलेटेड टू डाउट सॉल्विंग सेशन. And the subject that we are going to cover in both language, English and Hindi. So in which language you are comfortable, you can complete your subject in that particular language. There will be no language barrier. तो language barrier नहीं रहने वाला. This is the most important thing. One more option is available, that is Iconic. In Iconic, what you will get? A study planner will be there. Personal coach will be there for you. Preparation study material will also provided to you. Study booster sessions will be there. And yes, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस विल बी देयर. तो यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी टेस्ट आप अटेम्प्ट करने वाले हैं टेस्ट सीरीज में, यू विल गेट द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ दैट टेस्ट रिपोर्ट, सो दैट यू कैन इजिली आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड यू कैन वर्क ऑन इट टू इम्प्रूव दैट पर्टिकुलर एरियाज.
तो these are the features of the Iconic, these are the features of the Plus. This is your channel, that is Unacademy Gate C. तो इस चैनल पे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. These are the subjects that we have covered for the exam GATE and ESE. तो गेट ESE पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हो चुके हैं. I have also taken the RCC surveying and detailed course of highway engineering is also available in the playlist of this channel. तो आप चैनल पे हाईवे इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं. देन यू विल एबल टू एक्सेस ऑल दोस लेक्चर्स. वी हैव कवर्ड द हाईवे इंजीनियरिंग डिटेल. देयर वर 42 लेक्चर्स. तो आप उस डिस्कशन को भी देख सकते हैं. एंड दिस इज द क्रैश कोर्स जो आप कोर्स अभी कर रहे हैं. दिस इज द क्रैश कोर्स फ्रॉम गेट 2021 पॉइंट ऑफ व्यू. For subscription process, what you have to do, just visit the Unacademy app or website. Just visit the Unacademy app or website. Select your goal as GATE and ESE. Select the type of subscription you want to take. So here I have explained for the Plus. Select the duration. So you can go for the 12 month, you can go for the 18 month, you can go for the 24 month subscription. Long term subscription is going to be economical for you. Here you will find the utility of this code, that is my referral code, that is KKS10. And yes, just by applying this code, you will get 10% off on your subscription cost. Same process you can follow for the Iconic. Same code you can apply for the Iconic subscription. And this is my Unacademy profile link. This link is also provided in the description box of this video. तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक प्रोवाइडेड है. आप सभी इस लिंक को फॉलो करके जो भी स्पेशल क्लासेस मैंने लिए, आप सभी उन स्पेशल क्लासेस को, फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं. और अभी स्पेशल क्लास में मैं कवर कर रहा हूं कंसेप्ट ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग. तो रेलवे इंजीनियरिंग का गेट 2021 पॉइंट ऑफ व्यू से, 2021 पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्कशन है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. ऑल द क्लासेस आर अवेलेबल. तो जस्ट बाय विजिटिंग दिस लिंक यू कैन अटेंड दिस स्पेशल क्लासेस. These are the Facebook pages. All of you can join these pages to get connected with us. And this is the link of the Telegram group. ये लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है. इस लिंक को फॉलो करके आप एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है Unacademy GATE and ESE CE. What you will get in this group, you will get the regular updates about the special classes. तो स्पेशल क्लासेस के आपको रेगुलर अपडेट्स मिलने वाले रिलेटेड टू द टाइमिंग्स, रिलेटेड टू द टॉपिक्स. एंड यू विल ऑल्सो गेट द पीडीएफ्स ऑफ यूट्यूब क्लासेस. तो यूट्यूब क्लासेस के पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. तो ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप. दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ. ओके, चलो तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. तो इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हाईवे मटेरियल और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेवमेंट. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पेवमेंट. चलो समझते हैं ध्यान से. तो डिजाइन ऑफ पेमेंट वाले पार्ट से आप 2 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यू कैन एक्सपेक्ट 2 मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक इन द हाईवे इंजीनियरिंग इन द गेट 2021 एग्जाम. मिनिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने की चांसेस हैं. तो 2 टाइप्स ऑफ पेमेंट विल बी देयर. तो मैं 2 तरीके की पेमेंट की बात करने वाला हूं. वी विल टॉक अबाउट द फ्लेक्सिबल पेमेंट. फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे. वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द रिजिड पेमेंट. तो फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले देखते हैं, कंपेरिजन करके देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होने वाली. लेट्स कंपेयर दीज 2 पेमेंट्स. इन पेमेंट्स को कंपेयर करके देखते हैं. तो जस्ट सी हियर. तो फ्रॉम 111 पैरामीटर, तो क्या क्या लेयर सिस्टम रहने वाला है. तो यू विल फाइंड द पेमेंट समथिंग लाइक दिस. फ्लेक्सिबल पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स को हम लेयर्स में कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं. वी विल कंस्ट्रक्ट द फ्लेक्सिबल पेमेंट इन द लेयर्स. तो सॉयल सबग्रेड विल बी देयर. सॉयल सबग्रेड विल बी देयर. सब बेस, इस लेयर को मैं बोल सकता हूं सब बेस. नेक्स्ट इज लेयर इज द बेस कोर्स एंड लास्ट इज सरफेस कोर्स. तो सॉयल सबग्रेड, सब बेस कोर्स एंड सरफेस कोर्स. और अगर मैं बात करूं रिजिड पेमेंट के केस में, इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट सॉयल सबग्रेड विल बी देयर. यहां पर अपना सॉयल सबग्रेड रहने वाला है. सब बेस वी विल नॉट प्रोवाइड, वी विल प्रोवाइड द बेस कोर्स डायरेक्टली. बेस कोर्स विल बी देयर. और इसके ऊपर हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं सीसी की स्लैब. तो कंक्रीट की स्लैब वी विल पुट. तो दिस विल बी द क्रॉस सेक्शन. कुछ इस तरीके के आपको लेयर सिस्टम मिलेगा इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट. So yes, we have also provided the camber to ensure the proper drainage. Here we can also provide the camber something like this. Diagram is not in scale. Diagram scale पे नहीं है. तो कुछ इस तरीके की layers आपको दिखने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं समझता हूँ लोड ट्रांसफर कैसे होगा. How the load will transfer from top surface to the soil. देखो अल्टीमेटली जो भी लोड है, जो भी लोड आपके ट्रैफिक का आ रहा है, व्हील का आ रहा है,
वो सारा का सारा लोड पहुंचना है सॉइल तक। किसी भी कंडीशन पे द स्ट्रेसेस डेवलप टू द एक्सटर्नल लोडिंग, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जो भी स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं उनकी वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी सॉइल की स्ट्रेंथ से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर सॉइल की स्ट्रेंथ कम हो गई, एक्सटर्नल स्ट्रेसेस ज्यादा हो रहे हैं, इन दैट केस द सॉइल इज गोइंग टू बी फेल। और सॉइल अगर फेल कर जाएगी तो अल्टीमेटली योर पेमेंट और द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द पेमेंट्स आर गोइंग टू बी फेल। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, यस और नो? तो इफ आई टॉक अबाउट, तो क्या होने वाला, बेस कोर्स में एग्रीगेट्स विल बी देयर समथिंग लाइक दिस। इन द सब बेस कोर्स, इन द बेस कोर्स, सरफेस कोर्स, दीज आर द एग्रीगेट्स। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब इस पर कोई व्हील आया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर व्हील, इस व्हील की वजह से पी लोड इज एक्टिंग, पी लोड इज एक्टिंग। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड ये पी लोड कैसे यहां से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी कैसे पहुंचेगा। तो दीज आर द ग्रेन्स, यस और नो, पार्टिकल्स आर, दीज आर द डिफरेंट एग्रीगेट्स, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब ये जो लोड आने वाला है, ये लोड किसी एक एग्रीगेट पे जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एग्रीगेट अपने सराउंडिंग में जितने भी एग्रीगेट्स हैं उनको ये लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगेन दिस लोड विल बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट एग्रीगेट। in this way ultimately this load is going to be transferred to the soil में लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या मैं इस मैकेनिज्म को ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर बोल सकता हूं? ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म बोल सकते हैं, यस और नो? यस, तो आई कैन से इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट जो अपना लोड ट्रांसफर होगा दैट विल बी ग्रेन टू ग्रेन। बट इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट, रिजिड पेमेंट के केस में क्या होने वाला है? तो ऑब्वियसली सेम व्हील इज देयर, वी आर अप्लाइंग द पी लोड हेयर, तो दिस व्हील लोड इज फर्स्ट गोइंग टू बी ट्रांसफर। पहले ये व्हील लोड इस पूरी स्लैब में ट्रांसफर होगा, स्लैब इसीलिए बना रखा, दिस लोड इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू द ओवरऑल स्लैब, देन दिस लोड इज गोइंग टू बी ट्रांसफर टू द बॉटम लेयर्स। उसके बाद ये आपका लोड बॉटम लेयर्स में ट्रांसफर होगा। कैन आई से दिस इज द स्लैब एक्शन? तो रिजिड पेमेंट के केस में जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म है दैट इज द स्लैब एक्शन। फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म है दैट इज द ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो आई होप ये पहला पॉइंट था, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जब मैंने लेयर्स को देखा। सेकेंड पॉइंट किस तरीके से लोड ट्रांसफर हो रहा है दैट वी हैव डिस्कस। आई होप ये दोनों पॉइंट आप सभी को क्लियर है, यस और नो? सी द नेक्स्ट पॉइंट, कैन आई से इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाइड एरिया। आपका जो भी व्हील लोड आ रहा है आप उसको वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट कैन आई से लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाइडर एरिया, क्योंकि जितना वाइड एरिया आप फ्लेक्सिबल पेमेंट में ले रहे हैं उससे ज्यादा विड्थ आपको मिल रही है इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट। तो रिजिड पेमेंट के केस में जो लोड ट्रांसफर है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट विल बी इन द वाइडर एरिया, यस और नो? यस, आई कैन से लाइक दिस। अगर मैं फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करूं तो यहां पर लो और निग्लेजिबल, लो और निग्लेजिबल फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ होगी, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ होगी। अगर मैं यहां पर कंक्रीट यूज कर रहा हूं तो आप सभी को पता है कंक्रीट की फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ होती है 0.7 अंडर रूट FCK, वेयर FCK इज द characteristics compressive strength of concrete, characteristics compressive strength of concrete, yes or no? So yes, in the case of flexible pavement you will find there will be low or negligible flexural strength, but अगर कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो कंक्रीट में फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ होगी, दैट इज द स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस, दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ इन बेंडिंग। तो बेंडिंग के केस में आपका मटेरियल कितना टेंसाइल स्ट्रेसेस को बियर कर सकता है उसी को आप बोलते हो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ, यस और नो? ठीक है, सी द नेक्स्ट पॉइंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में अगर किसी भी एक लेयर में, फॉर एग्जांपल इस लेयर में कोई फेलियर होता है तो ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग टू दिस फेलियर this layer will also settle like this layer will also settle like this, and ultimately at the surface you will find the reflection। फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में तो इस पूरे मैकेनिज्म को क्या मैं बोल सकता हूं कि जो लोकल फेलियर है या लोकलाइज्ड फेलियर है उसका इफेक्ट आपको टॉप सरफेस में देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, यस और नो? बट बिकॉज वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ स्लैब, यहां पर हम लोगों ने एक स्लैब बना रखी है,
तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लोकल फेलियर होता भी है तो दिस स्लैब विल नॉट बेंड लाइक दिस, ये स्लैब में इस तरीके से लोकल फेलियर अगर अवेलेबल भी, यू कैन सी दिस इज द लोकल फेलियर दैट इज अवेलेबल, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड ऑन द टॉप, ये टॉप पे रिफ्लेक्ट होने वाला नहीं है, कह सकते हैं ऐसा कि नहीं। तो वही अपना नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। क्या मैं बोल रहा हूं, लोकलाइज्ड फेलियर्स will reflect on top surface। टॉप सरफेस में आपको लोकल फेलियर दिखने वाले हैं। इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट दे विल नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द टॉप, लोकल फेलियर जो होंगे वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे ऑन टॉप सरफेस, ये डिफरेंस हो सकता है, यस और नो। तो वी आर कंपेयरिंग, तो वी हैव डिस्कस्ड द फिफ्थ पॉइंट। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट। इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में कॉस्ट को अगर कंपेयर करता हूं तो मैं कई तरीके की कॉस्ट की बात करता हूं। फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन करने के बाद मेंटेनेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, मेंटेनेंस कॉस्ट की भी रिक्वायरमेंट होगी। और एक टर्म आ जाता है अपना ओवरऑल कॉस्ट कितनी बैठी जब दोनों के लिए डिजाइन लाइफ सेम है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज गोइंग टू बी लो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो लो होगी। मेंटेनेंस कॉस्ट जो होने वाली दैट विल बी हाई, वेरी फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस आर रिक्वायर्ड। फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होते हैं आपको, सो दैट द मेंटेनेंस कॉस्ट इज गोइंग टू बी क्वाइट हाई। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम थी, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होगी, तो ड्यूरिंग द होल डिजाइन लाइफ ऑफ द रोड, पूरी डिजाइन लाइफ को अगर मैं कंसीडर करूं, द ओवरऑल कॉस्ट इज गोइंग टू बी हाई, for a same design period if we compare with the rigid payment. In the case of rigid payment, the construction cost will be more, construction cost ज्यादा होने वाली है, but the maintenance cost is very low, जो होगी that will be low। तो ओवरऑल कॉस्ट जो आती है अपनी इसकी वो भी लो ही आती एज कंपेयर टू द फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो आप देख सकते हैं कौन सी इकोनॉमिकल है, कौन सी इकोनॉमिकल नहीं है। तो वी हैव डिस्कस, इसीलिए मैंने आपको सारे कॉस्ट फैक्टर बता दिए। आई हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और ओवरऑल कॉस्ट, तीनों चीजों को डिस्कस कर लिया। क्लियर है यहां तक? तो आई होप यहां तक का डिस्कशन सभी का क्लियर है। चले आगे, सीधा नेक्स्ट और बात कर लेते हैं। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग करूंगा, वी आर हैविंग अ कोड दैट इज IRC 37। हम लोग IRC 37 कोड का यूज करने वाले, ईयर भी लिख देता हूं 2012। एंड फॉर द डिजाइनिंग ऑफ रिजिड पेमेंट वी विल फॉलो IRC 58 2011। दीज आर द कोड्स दैट वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर द डिजाइनिंग ऑफ पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए IRC 37 यूज करेंगे, रिजिड पेमेंट के लिए वी विल यूज IRC 58 2011। बोथ आर रिवाइज्ड, दोनों रिवाइज्ड हो चुके हैं, बट रेफरेंस के लिए इतना लिख देता हूं। अगर मैं बात करता हूं फेलियर मैकेनिक्स की, इफ आई टॉक अबाउट द फेलियर मैकेनिज्म, फेलियर कैसे होने वाला है ये देख लेते हैं। तो इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट के केस में दो इफेक्ट आपको कंसीडर करने, देयर विल बी द फटीग। तो फटीग मींस रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, जिसकी वजह से क्रैक्स डेवलप होंगे। तो एलिगेटर क्रैक्स, मैप क्रैकिंग, क्रैक्स विल बी डेवलप्ड ड्यू टू द फटिंग। तो कभी टॉप सरफेस में कंप्रेशन होगा, कभी टॉप सरफेस में पेवमेंट की टेंशन होगा। तो ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस वहां पर क्रैक्स फॉर्मेशन होगा। उन्हीं क्रैक्स को हम लोग एलिगेटर, मैप, क्रोकोडाइल क्रैकिंग बोलने वाले हैं। दूसरा जो कंसेप्ट लग सकता है यहाँ पर, दूसरा जो फेलियर तरीका हो सकता है, दैट इज रटिंग। सर ये रटिंग क्या होता है? तो जब कभी भी रोड में आपका हैवी व्हील जिस साइड से पास करेगा, तो हैवी व्हील along the path of the heavy wheel you will find some vertical settlement like this। कुछ वर्टिकल सेटलमेंट हो जाता है आपकी पेवमेंट पे, जहां से भी आपका हैवी व्हील लगातार मूव करता है। इसी वर्टिकल डिप्रेशन को, इसी वर्टिकल सेटलमेंट को आप बोलते हो रट्स, और इस पूरी कहानी को हम बोलते हैं रट्स फॉर्मेशन या फिर रटिंग। क्लियर है? तो यस, वी विल कंसीडर टू फैक्टर, दैट इज फटीग एंड रटिंग इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट।
और रिजिड पेमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर हम लोग 3 तरीके की चीजें चेक करने वाले हैं। यहाँ पर फेलियर हो सकता है ड्यू टू द फटीग की वजह से फेलियर हो सकता है। यस, देयर विल बी फेलियर ड्यू टू द टेम्परेचर स्ट्रेसेस की वजह से फेलियर हो सकता है। और यहां पर एक और फेलियर के चांसेस है, दैट इज ड्यू टू द मड पंपिंग। तो दीज आर द फेलियर मैकेनिज्म इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट। क्लियर है? तो कैसे कैसे फेल करने वाला दैट वी विल डिस्कस। तो फटीग मैंने आपको बता दिया। टेम्परेचर स्ट्रेस का गेम समझ लेते हैं। तो वेन एवर देर विल बी चेंज इन टेम्परेचर, कभी भी टेम्परेचर अगर कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर से ज्यादा होगा या कम होगा तो देर विल बी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। आपकी कंक्रीट में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से स्ट्रेसेस आर गोइंग टू बी डेवलप। द स्ट्रेसेस आर गोइंग टू बी डेवलप ड्यू टू द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन whenever there will be a variation in the temperature। मड पंपिंग का गेम क्या है? जो भी आपने सॉइल सरफेस यूज की थी, सॉइल के ऊपर वी हैव कंस्ट्रक्टेड द बेस कोर्स, देन वी हैव कंस्ट्रक्टेड द सीसी स्लैब। किसी भी वजह से सॉइल में अगर आपका वाटर ऐड हो गया है, द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज गोइंग टू बी डिक्रीज। उस केस में आपके सॉइल की स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। वी हैव कंस्ट्रक्टेड द पेमेंट लाइक दिस। तो ये अगर फॉर एग्जांपल सॉइल है, ये आपकी रिजिड पेमेंट की स्लैब है। नाउ when we will apply the load, because this soil has lost its strength, इस soil की ये strength जो थी वो खत्म हो चुकी है। In that case, when we will apply the load, this soil with water comes from the joints। ये joints से, साइड से क्या होने वाला, बाहर आने वाला है। इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं मड पंपिंग। इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलने वाले हैं मड पंपिंग। तो अगर कभी भी मड पंपिंग की प्रॉब्लम दिख रही है, योर पेमेंट इज गोइंग टू बी फेल। आपकी पेमेंट या तो फेल हो चुकी है या आपकी पेमेंट फेल होने वाली है। क्लियर है? एवरीवन प्लीज कंफर्म द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जस्ट अभी हम लोगों ने कंपैरिजन किया है। वी हैव डिस्कस द फीचर्स ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट। क्लियर? चलो तो पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट का। फ्लेक्सिबल पेमेंट का डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट वी विल कंप्लीट विद द फ्लेक्सिबल पेमेंट और उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिजिड पेमेंट का। समझते हैं ये जो आपने लेयर्स यूज किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स यूज किए हैं। तो वी हैव यूज द सॉइल सबग्रेड यूज किया। उसके ऊपर वी हैव यूज द सब बेस, देन वी हैव यूज द बेस कोर्स। दिस इज वॉज योर बेस कोर्स। देन वी हैव यूज सरफेस कोर्स। समझो अब होगा क्या, इन पूरे आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, आप इन सब लेयर्स की थिकनेस निकालना चाह रहे हैं। तो व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट? दैट विल बी द समेशन ऑफ द थिकनेस ऑफ ऑल दीज लेयर्स। हर लेयर की इंडिविजुअल थिकनेस को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो आई विल गेट द टोटल थिकनेस ऑफ द पेमेंट। और यही निकालना मेरा ऑब्जेक्टिव है। इसी को हम लोग क्या करने चाह रहे हैं, डिजाइन करने चाह रहे हैं। तो करेंगे, वी विल ऑल्सो डिजाइन। इनकी मैं इंडिविजुअल थिकनेस भी निकाल सकता हूं। I can also calculate the individual thickness of these layers। तो T1, T2, T3, T4 these we can also calculate। और इसको कैलकुलेट करने के लिए we will follow the guidelines of the IRC 37। IRC 37 की गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या गेम चलने वाला है। मुद्दा ये कि सर आपने इतनी लेयर्स क्यों यूज की? तो आप सभी ने पिछले टॉपिक में हाईवे मटेरियल डिस्कस किया था। तो इन हाईवे मटेरियल वी हैव डिस्कस्ड द how to calculate, how to assess the properties। for that we have performed the test। उसके लिए हम लोगों ने टेस्ट परफॉर्म किए थे। जो भी सुपीरियर क्वालिटी का मटेरियल है उसको तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, यस और नो। सुपीरियर क्वालिटी के मटेरियल को, जो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है, उस मटेरियल को आप जिस भी लोकेशन में चाहे यूज कर सकते हैं, यस और नो। बट व्हाट अबाउट द मटेरियल विच आर हैविंग द इंफीरियर क्वालिटी? ऐसे मटेरियल का क्या किया जाए जिसपे इंफीरियर क्वालिटी है? तो हर पर्टिकुलर वर्क के लिए, हर पर्टिकुलर लेयर के लिए वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे पास रिकमेंडेशन थी, यस और नो। किस तरीके की मटेरियल को, कैसी प्रॉपर्टीज वाले मटेरियल को
हम कहां पर यूज कर सकते हैं, कहां पर नहीं यूज कर सकते हैं, ऑल दैट थिंग्स वी हैव डिस्कस। तो अगर मेरे को प्रॉपर्टीज निकालना आता है, उनका एप्लीकेशन पता है, तो वी कैन यूज द मटेरियल इफेक्टिवली। पहली बात तो ये कि हम मटेरियल को इफेक्टिवली बना सकते हैं, आप अपने पेमेंट की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, इकोनॉमिकल पेमेंट का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये बात होगी फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, सर आपने इतनी लेयर्स क्यों प्रोवाइड की? आपने सॉइल सबग्रेड प्रोवाइड किया, सब बेस प्रोवाइड किया, बेस कोर्स प्रोवाइड किया, सरफेस कोर्स प्रोवाइड किया, तो इनका पर्पस क्या था? इन लेयर्स को प्रोवाइड करने का पर्पस क्या था सर, एक बार ये बता दीजिए। तो इफ आई टॉक अबाउट द सरफेस कोर्स, सबसे पहले सरफेस कोर्स की बात करते हैं। तो सरफेस कोर्स का काम क्या होगा? इट विल प्रोवाइड द स्मूथ राइडिंग सरफेस। ये स्मूथ राइडिंग सरफेस प्रोवाइड करने वाला है आपके ट्रैफिक को, आपके व्हीकल को। आप रोड क्यों बना रहे थे? आप पेमेंट क्यों बना रहे थे? मैं रोड का कंस्ट्रक्शन और पेमेंट का कंस्ट्रक्शन कर ही इसी वजह से रहा था, ताकि मेरा व्हीकल कंफर्टेबल कंडीशन में स्मूथली उस रोड पे मूव कर पाए। यस और नो? तो ये स्मूथनेस प्रोवाइड करना, सरफेस प्रोवाइड करना, राइडिंग सरफेस प्रोवाइड करना किसका काम है? इट विल बी द रोल ऑफ द सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स से काम करने वाला है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लोड तो ट्रांसफर करेगा ही ना, तो इट विल ऑल्सो ट्रांसफर द लोड। इट विल ऑल्सो ट्रांसफर द लोड्स। तो टॉप से बॉटम पे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लोड को ट्रांसफर किया जाएगा। कैसे ट्रांसफर किया जाएगा? ग्रेन टू ग्रेन, दैट वी हैव आल्सो डिस्कस। तो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर विल बी देयर। तो ये पहली लेयर थी जिसके कुछ मैंने रोल्स को समझा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बेस कोर्स। बेस कोर्स और सब बेस कोर्स की बात कर लेते हैं। बेस कोर्स और सब बेस कोर्स की बात कर लेते हैं। तो इनका रोल क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑल्सो इट विल ऑल्सो ट्रांसफर द लोड। सबसे पहला काम तो ये लोड को ट्रांसफर करने वाले हैं। तो लोड ट्रांसफर में आपकी हेल्प करने वाले हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और रोड पे इंश्योर करना होगा ड्रेनेज। रोड पे इंश्योर करना होगा ड्रेनेज। तो फॉर एग्जांपल यह आपकी सब बेस कोर्स थी, सब बेस कोर्स, एंड दिस इज योर बेस कोर्स। एक्चुअल में हम लोगों ने क्या किया? वी हैव यूज्ड सम एग्रीगेट्स। हम लोगों ने यहां पर एग्रीगेट्स यूज किए। अब आपने जो रोड बनाई है, फॉर एग्जांपल वी हैव प्रोवाइडेड द कैम्बर। हम लोगों ने कैम्बर भी प्रोवाइड कर रखा है। तो जो भी वाटर था वो तो लेटरल डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर जाएगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा ये जो वाटर है वो किसी भी तरीके से सॉइल तक पहुंचे। सॉइल तक अगर पहुंच जाएगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। ये पानी सॉइल की प्रॉपर्टीज को चेंज करने वाला है, जिसकी वजह से लोकल फेलियर ऑफ सॉइल इज पॉसिबल। और अगर लोकल फेलियर होगा सॉइल का, तो वो अलग अलग लेयर्स को भी फेल कर सकता है। तो पॉट होल्स विल बी देयर। पेमेंट जो आपकी सरफेस है वो अनइवन हो जाएगी, स्मूथ नहीं रहेगी। ये सारी बातें मुझे पता है। तो अगर पानी यहां पर आ भी गया है, तो इस पानी को हटाना, ड्रेनेज को इंश्योर करना, यह आपकी इन दो लेयर्स की जिम्मेदारी है, ताकि ये वाटर जो है वो सॉइल तक ना पहुंचे। यस और नो? कैम्बर प्रोवाइड किया था, बट कैम्बर से वी कैन प्रिवेंट द ड्रेनेज। आपका जो पानी है उसके मूवमेंट को ड्यू टू द ग्रेविटी आप प्रिवेंट कर सकते हैं, बट फुल्ली प्रिवेंट नहीं कर सकते। यस और नो? तो पानी तो कुछ ना कुछ जाएगा ही। तो जितना मैक्सिमम ट्राई कर सकते हैं उतना करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर सब बेस और बेस कोर्स को यूज किया है, जो लोड को भी ट्रांसफर कर रहे हैं ग्रेन टू ग्रेन, और साथ साथ इस रोड पे ड्रेनेज को भी इंश्योर कर रहे हैं। तो यस, इन द केस यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड द टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम हम दोनों ही केस में क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? वी कैन प्रोवाइड द कैम्बर। तो ऐसा हम लोगों ने देखा भी था। यस, इन द केस ऑफ मैकेडम कंस्ट्रक्शन, जब हम लोग मैकेडम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, तो वहां पर मैंने डिस्कस भी किया था कि टॉप और बॉटम में 1/36 का स्लोप आपने प्रोवाइड किया। जो पानी अगर नीचे तक पहुंच भी गया है, तो अगेन वी हैव प्रोवाइडेड द स्लोप एट द बॉटम लेयर, ताकि वो पानी सॉइल की जगह साइड से लेटरल डायरेक्शन में मूव करके निकल जाए। क्लियर है? चलो सॉइल सबग्रेड की बात कर लेते हैं। ये तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। सॉइल सबग्रेड का डिस्कशन कर लेते हैं। तो सॉइल सबग्रेड का गेम क्या है यार? अल्टीमेटली जितने भी लोड हैं वो सारे लोड ट्रांसफर होने वाले हैं सॉइल पे। इन लोड की वजह से एक एक्सटर्नल स्ट्रेसेस आएंगे। यस और नो? तो एक्सटर्नल स्ट्रेसेस जो होंगे, एक्सटर्नल स्ट्रेसेस दैट शुड नॉट बी मोर देन, इन एनी केस these external stresses developed due to the external loading condition should not be more than the bearing capacity of soil. Bearing capacity of soil
सॉइल की क्षमताओं से ज्यादा के स्ट्रेसेस नहीं लगने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सॉइल फेल कर जाएगी, और सॉइल अगर फेल कर जाएगी तो अलग अलग लेयर्स में भी लोकल फेलियर के चांसेस है। हार्ड सरफेस, हार्ड स्ट्रेटा प्रोवाइड करना किसका काम है? हार्ड स्ट्रेटा प्रोवाइड करना काम है आपके सॉइल सबग्रेड का। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? टॉप 500 mm ऑफ सॉइल सबग्रेड, सॉइल सबग्रेड के ऊपर के 500 mm तक की सॉइल को आप कॉम्पैक्ट करेंगे। विल बी कॉम्पैक्टेड एट OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में आप क्या करने वाले हैं? इसको कॉम्पैक्ट करेंगे ताकि उसमें स्ट्रेंथ क्या हो जाए? इंप्रूव हो जाए। तो दीज वर द रोल्स, ये रोल्स थे अलग अलग लेयर्स के। वी हैव डिस्कस सम बेसिक रोल्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द डिजाइनिंग। अब हम डिजाइन की बात करेंगे। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग जो मैं करने वाला हूं, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द IRC 37 गेट में क्लियरली मेंशन है डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट बाय IRC 37 मेथड। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डिस्कसिंग द डिजाइनिंग, लेट्स टॉक अबाउट सम डिजाइन पैरामीटर्स। कुछ डिजाइन पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं? तो वी विल टॉक अबाउट द डिजाइन पैरामीटर। तो सबसे पहले तो समझते हैं स्टैंडर्ड एक्सेल। इसकी मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी जब मैं पेमेंट को डिजाइन करूंगा। तो इन द रोड यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल विल बी देयर, और हर व्हीकल का अलग अलग, हर व्हीकल में अलग अलग एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। अलग अलग एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो सकता है? तो फॉर एग्जांपल कोई एक एक्सेल आपको दिख सकता है जहां पर वी हैव प्रोवाइडेड व्हील लाइक दिस। यू कैन ऑल्सो फाइंड द एक्सेल जहां पर हम लोग इस तरीके से व्हील्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। You will also find the Excel where we are providing the wheels like this. Yes or no? You can also find the Excel where we are providing the wheel like this. ये आपने दो दो व्हील दोनों साइड प्रोवाइड कर रखे हैं। अब किस एक्सेल को मैं स्टैंडर्ड एक्सेल बोल रहा हूं? तो दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं बोल रहा हूं स्टैंडर्ड एक्सेल। क्या दिख रहा है इसमें? तो यस, दिस इज योर एक्सेल, दीज आर योर टू व्हील्स। कितना लोड आने वाला? हर व्हील पे जो लोड होगा that will be of 2050 kg, 2050 kg, 2050 kg. Here you will also load 2050 kg. तो टोटल लोड विल बी इक्वल टू कितना होने वाला है? टोटल लोड इज गोइंग टू बी 8200 kg, 8200 kg। अब मुद्दे की बात ये जो एक्सेल है इसको मैं 8.2 टन्स भी बोल सकता हूं, 8.2 टन्स भी बोल सकते हैं, यस और नो? ये जो रिकमेंडेशन है एज पर द IRC 37/2001, पुराना जो कोड था वो स्टैंडर्ड एक्सेल जो था दैट इज ऑफ 8.2 टन और 8200 kg। अभी इसमें एक चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? तो एज पर द IRC 37/2012, अगर मैं नए कोड की बात करूं तो अभी भी स्टैंडर्ड एक्सेल मैंने इसको ही कंसीडर किया है, बट लोड, टोटल जो लोड आने वाला है दैट विल बी ऑफ 8000 kg, जिसको मैं बोल सकता हूं 8 टन। ये चेंज है एज पर द IRC 37, और वो वैल्यू सजेस्ट की गई थी आपके प्रीवियस कोड की वजह से। दैट वैल्यूज हैव बीन सजेस्टेड बाय द प्रीवियस कोड, दैट वाज द IRC 37/2001। क्लियर है बेटा? यहां तक की कहानी क्लियर है? पहला डिजाइन पैरामीटर आपसे डिस्कस किया मैंने फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग में, दैट इज योर स्टैंडर्ड एक्सेल। क्या होने वाला है स्टैंडर्ड एक्सेल? कितना लोड होगा स्टैंडर्ड एक्सेल का? आगे चल के वी विल ऑल्सो सी द यूटिलिटी, हम लोग इनकी यूटिलिटी की भी बात करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग कंफर्म करो यहां तक का डिस्कशन क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे। शुड बी मूव टू द नेक्स्ट डिस्कशन? चलो अगला एक टर्म डिस्कस कर लेते हो, सेकंड पैरामीटर, दैट इज योर रिजिडिटी फैक्टर। सेकंड डिजाइन पैरामीटर इज दैट इज योर रिजिडिटी फैक्टर। समझो ध्यान से, रिजिडिटी फैक्टर को मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं RF से। ये RF होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ CP एंड TP। सर ये CP क्या है? CP इज द कॉन्टैक्ट प्रेशर,
Cp is the contact pressure and Tp is your tire pressure. Tp is your tire pressure. सर ये कांटेक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर क्या होता है एक बार ये बता दीजिए। तो चलो बता देते हैं, फिर दिक्कत थोड़ा है। देखो, तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर पेमेंट, ये आपकी एक पेमेंट है। इस पेमेंट पे आपका एक टायर है, दिस इज योर टायर। ऑब्वियसली जहां पर इनका कांटेक्ट होगा देयर यू विल फाइंड द प्रेशर, और इस प्रेशर को मैं बोल सकता हूं कांटेक्ट प्रेशर, यस और नो। बट इनसाइड द टायर यू विल ऑल्सो फाइंड द प्रेशर, जिसको मैं बोलने वाला हूं टायर प्रेशर। रिजिडिटी फैक्टर को मैंने डिफाइन किया, दैट इज द कांटेक्ट प्रेशर एंड टायर प्रेशर का रेशियो। एज पर आईआरसी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड टायर प्रेशर जो होगा तुम्हारा, स्टैंडर्ड टायर प्रेशर दैट विल बी इक्वल टू 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस रिजिडिटी फैक्टर का यूज क्या है? इस रिजिडिटी फैक्टर से मुझे पता क्या चलेगा? तो अगर रिजिडिटी फैक्टर लेस देन 1 है, अगर रिजिडिटी फैक्टर लेस देन 1 है, या फिर रिजिडिटी फैक्टर तुम्हारा 1 से ज्यादा हो सकता है, और अगर कांटेक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर बराबर हैं, इन दैट केस यू विल आल्सो फाइंड द रिजिडिटी फैक्टर विल इक्वल टू 1। रिजिडिटी फैक्टर हमारा 1 भी हो सकता है। अगर रिजिडिटी फैक्टर 1 से कम है, इसका मतलब क्या है? टायर प्रेशर इज मोर एज कंपेयर टू द कांटेक्ट प्रेशर, टायर प्रेशर इज मोर एज कंपेयर टू द कांटेक्ट प्रेशर। इन दिस कंडीशन व्हाट यू विल फाइंड, द वॉल्स ऑफ टायर, इस टायर की जो वॉल होंगी दैट विल बी अंडर टेंशन, दैट विल बी, द वॉल्स ऑफ टायर विल बी इन टेंशन। और अगर आपका रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब टायर प्रेशर इज लेस एज कंपेयर टू द कांटेक्ट प्रेशर। इन दिस केस यू विल फाइंड द वॉल्स ऑफ टायर विल बी इन कंप्रेशन। तो आपके टायर्स की वॉल टेंशन में है या कंप्रेशन में है? अगर आप इसको जानना चाहते हैं, इसको जानने के लिए वी हैव डिफाइंड अ पैरामीटर दैट इज योर रिजिडिटी फैक्टर। इसके लिए हम लोगों ने डिफाइन किया है रिजिडिटी फैक्टर को। क्लियर है? तो अभी तक मैंने आपसे डिस्कस कर लिया पैरामीटर्स की। अगर मैं बात करूं, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट पैरामीटर दैट वाज द स्टैंडर्ड एक्सल, और दूसरा पैरामीटर अभी मैंने आपसे डिस्कस किया दैट इज योर रिजिडिटी फैक्टर। क्लियर? चलो सीधा नेक्स्ट डिस्कशन, अगला डिस्कशन देख लेते हैं। अगला डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द थर्ड पैरामीटर, और इसको मैं बोलने वाला हूं ESWL। ESWL इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। सर ये क्या होता है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड? चलो समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये कोई 2 व्हील हैं, दीज आर योर 2 व्हील्स, और इन 2 व्हील्स पे जो लोड लग रहा है दैट इज ऑफ P एंड P, दैट इज ऑफ P एंड P। समझो ध्यान से, ये आपकी सरफेस है, तो अगर ये सरफेस तो आई कैन से द डेप्थ इज गोइंग टू बी 0। ये तुम्हारा रेफरेंस हो गया, ये डेटम हो गया, तो डेप्थ तो 0 है। किसी भी डेप्थ जेड पे, किसी भी डेप्थ जेड पे, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ पॉइंट ए, कोई एक पॉइंट है जिसका नाम है ए। ध्यान से सुनो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जब आप यहां पर लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि यहां पर इस पॉइंट पे कुछ स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन या फिर डिफॉर्मेशन, ये सब नाम की कुछ चीजें होंगी? यस और नो? देयर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेन, स्ट्रेसेस एंड द डिफॉर्मेशन एट पॉइंट ए ड्यू टू दिस लोडिंग कंडीशन। ये जो आपने लोड अप्लाई कर रखे हैं, मैंने क्या बोला? मैं जानना चाह रहा हूं इन दोनों लोड्स को हटा के मैं कितना इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड अप्लाई कर दूं, कितना इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड अप्लाई कर दूं कि सेम पॉइंट ए पे, जो पॉइंट जेड डेप्थ नीचे था, उसमें अभी भी वही सेम स्ट्रेस स्ट्रेन डिफॉर्मेशन हो, उसमें अभी भी वही सभी स्ट्रेस स्ट्रेन एंड डिफॉर्मेशन हो। ऐसे लोड को मैं बोलने वाला हूं। तो जो 2 लोडों का इफेक्ट था, लोड 1 ए एंड बी, फॉर एग्जांपल व्हील ए, दोनों में पीपी का लोड था। इन लोड्स के इफेक्ट क्या थे? स्ट्रेस डेवलप हो रहे थे, स्ट्रेन डेवलप हो रहे थे, डिफॉर्मेशन डेवलप हो रहे थे। आपने बोला उतने ही स्ट्रेस,
उतने ही स्ट्रेन, उतने ही डिफॉर्मेशन उसी डेप्थ पे, उसी पॉइंट पे किस सिंगल व्हील लोड की वजह से मैं डेवलप करा सकता हूं, उसी सिंगल व्हील लोड को हम लोग बोलने वाले इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। डेफिनेशन पार्ट इज क्लियर और नॉट? एवरीवन प्लीज कंफर्म। डेफिनेशन पार्ट इज क्लियर और नॉट? क्लियर है डेफिनेशन पार्ट? चलो सर, ये इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड निकालते कैसे हैं? तो इसके लिए थोड़ी सी एनालिसिस देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग, ये अपनी कोई एक सरफेस है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज योर सरफेस। यहां पर आपने क्या बोला सर, मेरे पास दो व्हील्स हैं, तो फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग व्हील 1 एंड वी आर हैविंग द व्हील 2। जहां पर जो लोड लग रहा है दैट इज लोड P, इस व्हील पे भी जो लोड लग रहा है दैट इज लोड P। ठीक है, अच्छी बात है। इन दोनों व्हील के बीच में आपने बोला सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है दैट इज S, फॉर एग्जांपल दैट डिस्टेंस इज S। और इन दोनों के बीच में जो क्लियर डिस्टेंस है इन दोनों व्हील्स के बीच में, फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट डिस्टेंस इज D, बोल सकते हैं। Here you will find the depth is going to be 0। ये तो आपका सरफेस है, दिस इज योर सरफेस। अभी क्या करना है? ऑब्वियसली वी आर एज्यूमिंग द लोड डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम कर लेते हैं। ये लोड जब आएगा तो दिस लोड इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूट समथिंग लाइक दिस। ये लोड कुछ इस तरीके, डायग्राम इज नॉट इन स्केल, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, डायग्राम इज नॉट इन स्केल, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। डायग्राम आपका स्केल में नहीं है, तो इस तरीके से कुछ लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और ये डिस्ट्रीब्यूशन आपने एज्यूम कर रखा है एट एन एंगल 45 डिग्री। यू हैव एज्यूम दैट डिस्ट्रीब्यूशन एट एन एंगल 45 डिग्री। ये एंगल जो है सभी 45 डिग्री के एंगल है। ठीक है, अगर बेटा ये डिस्टेंस D है तो क्या मैं, और अगर ये एंगल 45 है तो कैन आई से दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू D/2, Z इज इक्वल टू D/2, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? हेयर यू विल फाइंड द Z इज इक्वल टू 0। यहां पर आपको Z इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90, कैन आई से दिस विल बी इक्वल टू D/2। और अगर ये D/2 तो ये डिस्टेंस कितनी होने वाली है? D/2। बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द डिस्टेंस दैट इज ग्रेटर देन 2S, ये अगर Z इज इक्वल टू तुम्हारा 2S है, अब इसके बाद की जरा एनालिसिस करके देखते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी अगर मैं Z इज इक्वल टू 0 से Z इज इक्वल टू D/2 तक की कोई भी एक पॉइंट लेता हूं इसके बीच में, फॉर एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग दिस पॉइंट, बोलो ये पॉइंट अगर मेरा A है, इस पॉइंट पे जो भी स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेन, जो भी डिफॉर्मेशन डेवलप होंगे, कैन आई से दिस विल बी डेवलप्ड ओनली ड्यू टू द लोड P। ये लोड P जो आ रहा था आपका व्हील A पे, इसको मैं बोल देता हूं K और इसको बोल देता हूं L। चलो अच्छी बात है। तो व्हील K पे जो लोड P आ रहा था उसकी वजह से ही तो पॉइंट A पे लोड स्ट्रेस स्ट्रेन डिफॉर्मेशन होने वाला है। क्या पॉइंट A पे जो L व्हील है, L व्हील पे जो P लोड लग रहा है, क्या उसकी वजह से कोई भी स्ट्रेस स्ट्रेन डिफॉर्मेशन डेवलप होगा? आंसर इज गोइंग टू बी नो, यस और नो। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं पॉइंट B की, जो कि इस व्हील के नीचे इस इंटर जोन पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली द स्ट्रेस स्ट्रेन डिफॉर्मेशन developed at the point B that will be only due to the wheel L। व्हील L के वजह से जो भी लोड लग रहा है दैट इज द लोड P। B पॉइंट पे जो भी स्ट्रेसेस आएंगे, जो भी स्ट्रेन आएंगे, वो आपके L व्हील की वजह से आने वाले हैं, वहां पर K व्हील का कोई रोल नहीं है। दिस इज द पोर्शन जहां पर आपकी स्ट्रेस ओवरलैपिंग हो रही है। दिस इज द पोर्शन, दिस इज द ओवरलैप जोन, जहां पर आपके स्ट्रेसेस जोन क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। मुद्दा ये कि अगर मैं 2S के बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट द डिस्टेंस मोर देन 2S, हर केस में यहां पर जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे दैट आर ड्यू टू द लोड, क्योंकि पूरा का पूरा रीजन जो है आपका व्हील का वो ओवरलैपिंग जोन में लाई करेगा, वो ओवरलैपिंग जोन में लाई करेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं जब आपकी Z 0 से D/2 के बीच में है, उस समय इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड क्या है? तो आप इन दो P फोर्स को अप्लाई कर दो, या किसी भी एक P फोर्स को अप्लाई कर दो इस जोन में, तो स्ट्रेसेस स्ट्रेन डिफॉर्मेशन किसी भी पॉइंट पे
जो डबल पी की वजह से आ रहे थे वो सिंगल पी की वजह से भी आएंगे, बिकॉज देयर इज नो ओवरलैपिंग. Because there is no overlapping, can I say in this region the equivalent single wheel load is going to be P? बोलो, कह सकते हैं कि नहीं? हाँ, जब आपका Z 2P से 2S से ज्यादा है, when Z is greater than 2S, in that case we can also say ESW will be equal to 2P. क्योंकि पूरा का पूरा रीजन जो है आपका वो ओवरलैपिंग जोन में आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो भी उसके बाद के एरिया है वहां पर सभी जगह जो स्ट्रेसर स्ट्रेन डिफॉर्मेशन डेवलप हो रहे हैं उन सब में फोर्स जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 2P. यस और नो? तो Z इज इक्वल टू D/2 के पहले, मतलब 0 से D/2 तक, और 2S के बाद यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड निकालने में. मेन प्रॉब्लम जो आएगी दैट विल बी इन दिस रीजन, दैट विल बी इन दिस रीजन. अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ऑल दैट पैरामीटर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. एक एक करके सारी बातें करते हैं. तो कुछ जो मैंने अब तक बताया उसको कंक्लूड कर देता हूं. इफ योर Z इज लाइंग बिटवीन 0 to D/2, देन इन दैट केस द इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड विल बी इक्वल टू P. ऐसा बोल सकते हैं? बोलो. अगर तुम्हारा Z ग्रेटर देन 2S है, इन दैट केस द इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड विल बी इक्वल टू P, 2P. प्रॉब्लम कब आ रही है? जब आपका Z जो है वो D/2 से लेके 2S के बीच में आ रहा है, उस समय जो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड है, लेट्स से दैट वैल्यू इज P डैश, लेट्स से दैट वैल्यू इज P डैश. मेन कंसर्न मेरा ये है कि अब इस P डैश को कैसे निकाला जाए. कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, देखते हैं. तो हाउ टू कैलकुलेट P डैश, हाउ टू कैलकुलेट P डैश, इसको समझते हैं. तो P डैश को कैलकुलेट करने के लिए मैं लोड और डेप्थ के वेरिएशन को प्लॉट करना चाहूंगा. तो आई विल प्लॉट द डेप्थ, आई विल प्लॉट द वेरिएशन ऑफ द डेप्थ. मैं एक्स एक्सिस पे ले लेता हूं डेप्थ को. तो आई एम कंसीडरिंग इन एक्स एक्सिस, आई एम कंसीडरिंग द, फॉर एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग Z, बट मैं इस Z को ले रहा हूं log base 10 में. सिमिलरली इन द Y एक्सिस वी आर टेकिंग द लोड and that will be, that is nothing but equivalent single wheel load on the base of log 10, on the base of log 10. क्यों लिया अभी समझ लेंगे, क्यों लिया है अभी समझ लेंगे. देखो, जब मेरा Z 0 है, when the Z is 0 up to the Z D/2, हर जगह इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड कितना है? एवरीवेयर द इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड इज P. मतलब जब Z 0 है, कहां तक? Z इज इक्वल टू D/2 तक, D/2 तक, उस समय आपका जो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड है, उस इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड को आप बोल लो P. सब कुछ लॉग में चल रहा है, ठीक है. जब Z 2S के ज्यादा है, when Z is greater than 2S, in that case the equivalent single wheel load, ये जो इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड होगा बेटा, इसको मैं बोल सकता हूं इन दिस केस द इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड इज 2P. हाँ या ना? ये इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड 2P के बराबर होगा. बिल्कुल होगा सर. अगर मैं यहां पर लॉग स्केल नहीं लेता तो ये पॉइंट इतने पास पास नहीं मिलते, जिसकी वजह से जो लीनियर वेरिएशन आपको दिख रहा है ये देखने को नहीं मिलता. इन पॉइंट्स को पास लाने के लिए आपने इस ग्राफ को लॉग पेपर में बनाया. लॉग स्केल्स वी हैव यूज्ड. इन नॉर्मल स्केल वी विल नॉट फाइंड दिस स्ट्रेट लाइन. ये आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलने वाला इन द केस ऑफ नॉर्मल. हुआ क्या, इससे फायदा क्या हुआ? सब कुछ हो गया यार. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये डेटा पता है किसी भी डेप्थ के लिए, एट एनी डेप्थ Z, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिंगल व्हील लोड. और बेटा ये तो वही है तुम्हारा इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, जिसको आप बोला करते थे P डैश. देख लो, जिसको आपने बोला था P डैश एट एनी डेप्थ Z, एट एनी डेप्थ Z. कैन आई कैलकुलेट? यस यू कैन कैलकुलेट. यस डियर, यू कैन कैलकुलेट. तो लेट्स से कुछ इसका नामकरण कर देते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट A, दिस इज योर पॉइंट B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E. ठीक है, अच्छी बात है. कैन आई से दिस थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी ऑल्सो इक्वल टू थीटा. ये भी दिख रहा है मुझे. और अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABE, इफ आई टॉक अबाउट ट्रायंगल ACD और ABE, थीटा तो कॉमन है ना.
थीटा तो कॉमन है ना, स्लोप निकाल सकते हैं क्या? कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लोप? यस और नो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल ए सी डी के लिए निकाल लेते हैं। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू, कैन आई से इट विल बी इक्वल टू सी डी बाई ए डी। सी डी बाई ए डी विल बी इक्वल टू, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी बीई, ये हो गया बीई डिवाइड बाई एई। ऐसा लिख सकते हैं क्या? CD by AD will be equal to BE by AE. Can we write like this? Yes or no? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। चलो सर इसको वैल्यू पुट करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ CD। CD की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं log बेस 10 2p माइनस log बेस 10p। यस और नो? तो CD को मैं लिख सकता हूं log बेस 10 2p माइनस log बेस 10p। यस और नो? डिवाइड बाई नेक्स्ट वैल्यू इज AD। AD कहां गया रे? AD, दिस वैल्यू आई कैन राइट log बेस 10 2s, log बेस 10 2s माइनस log बेस 10 d by 2। तो log बेस 10 2s माइनस log बेस 10 d by 2 शुड बी इक्वल टू, किसके बराबर होना चाहिए? BE। BE दिस डिस्टेंस, कैन आई से दिस विल बी इक्वल टू log बेस 10 p डैश, log बेस 10 p डैश माइनस log बेस 10 p डैश माइनस log बेस 10 p। यस और नो? डिवाइड बाई, अगली वैल्यू देख लेते हैं, दैट इज AE। AE कितना है मेरा? log बेस 10 z, log बेस 10 z माइनस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू log बेस 10 d by 2, log बेस 10 d by 2। हाँ है ना? यस। तो वी हैव इक्वेटेड द स्लोप। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, स्लोप को बराबर कर दिया। दोबारा से देख लो, वी हैव रिटन दिस CD डिवाइड बाई AD, दिस विल बी द स्लोप। CD डिवाइड बाई AD विल बी इक्वल टू द BE डिवाइड बाई A। थीटा तो कॉमन ही है ना प्रभु, थीटा तो कॉमन ही है। यस और नो? सब जगह लॉग स्केल यूज कर रखा है, तभी मुझे ये येलो लाइन स्ट्रेट लाइन मिली है, अदरवाइज आई विल नॉट गेट द वेरिएशन लाइक दिस। मुझे इस तरीके का वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। कहानी क्लियर है यहां तक? बोलो। अगर आप ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन में क्या अननोन है? आई नो द वैल्यू ऑफ P, मुझे P की वैल्यू पता होगी, 2P की P की वैल्यू पता है, 2S की वैल्यू पता होगी, D by 2 की वैल्यू पता है। मेरे को यहां पर P डैश की वैल्यू नहीं पता है, और मेरे को Z की वैल्यू नहीं पता किस डेप्थ में, बाकी सारी वैल्यू तो पता है। अरे बेटा, अगर उस सवाल में तुमसे पूछेगा कि किस डेप्थ के लिए कैलकुलेट द इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड फॉर दिस डेप्थ, तो कहने से ये Z तो मेरे को पता है। यस और नो? Z तो आपको बताना पड़ेगा कि किस डेप्थ में आप इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड निकालना चाह रहे हैं, ये तो मुझे बताओगे ना सवाल में। यस। तो इन दिस इक्वेशन दी Z इज ऑल्सो नोन टू मी, ये मुझे पता है। इस पूरी इक्वेशन में बेटा केवल एक ही अननोन है, दैट इज योर कैलकुलेट P डैश। P डैश होगा तुम्हारा ESWL। ये आपका कहां से कहां तक है? जब आपकी Z D by 2 से ज्यादा और 2S से कम है, in that case you can calculate the equivalent single wheel load, that is P dash something like this। आप इस तरीके से P dash की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। यू विल ऑल्सो फाइंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा ऐसा। तो नो नीड टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला और मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अप्लाई दिस बेसिक कंसेप्ट। हम लोगों ने कैसे स्लोप को बराबर करके फॉर्मूला लिख दिया। यस। चलो, तो वी हैव डिस्कस 3 पैरामीटर्स, वी हैव डिस्कस द स्टैंडर्ड एक्सल, हम लोगों ने स्टैंडर्ड एक्सल की बात कर ली, वी हैव डिस्कस द रिजिडिटी फैक्टर, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। टुमारो, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले, नेक्स्ट डिस्कशन विल बी रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ पेमेंट। अब हम लोग डिजाइन ऑफ पेमेंट की बात करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट एज पर द IRC 37 2012। पैरामीटर्स हम लोगों ने डिस्कस कर दिए। अब मैं कोडल प्रोविजन डिस्कस करने वाला हूं, हाउ वी कैन डिजाइन द पेमेंट बाय IRC मेथड। दैट विल बी अवर नेक्स्ट डिस्कशन। तो टुमारो वी विल मीट फॉर द इन द सेम टाइम, दैट विल बी फ्रॉम 10:30 पे हम लोग मिलने वाले हैं फॉर द डिस्कशन ऑफ द हाईवे इंजीनियरिंग क्रैश कोर्स। ये लेक्चर्स हाईवे इंजीनियरिंग ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड भी कवर किया हुआ है,
इसी चैनल पे आपको हाईवे इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके ये डिटेल डिस्कशन भी देख सकते हैं। और जिनको रिवीजन करना दे कैन अटेंड दिस लेक्चर। ऑलरेडी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेक्चर सीरीज है क्रैश कोर्स है, इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। क्लियर? चलो, तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। टुमारो वी आर गोइंग टू मीट एट द सेम टाइम, दैट विल बी एट 10:30 फॉर द हाईवे क्रैश कोर्स डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।